तो चलें जी, आज का लेक्चर में अपना स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 5 है आज। आज हमने कुछ डिस्कस करना है टाइप टूल के हवाले से। अच्छा, टाइप टूल की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी डिटेल है इसमें, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। मैं प्रिंट में जा रहा हूँ और यहाँ से मिलीमीटर की जगह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंचेस को। ठीक है, और हम इसको यहाँ से क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये अगर मैं इस पर माउस ओवर करूं तो ये आपको टाइप टूल नज़र आ रहा है। टी इसका शॉर्टकट की है, यानी मैं अगर टी प्रेस कर दूं तो तब तब भी आपके पास टाइप आ जाएगा, और इस पर क्लिक करूं तो तब भी टाइप टूल आ जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं उनको ज़रा समझ लें। पहली बात तो ये कि जब आपके पास टाइप टूल हो, आप किसी भी आर्ट बोर्ड पर किसी जगह पर क्लिक करेंगे तो एक डमी टेक्स्ट आपके सामने आएगा लॉरम एक्सम के नाम से। अच्छा, अब ये जिस वक्त ब्लैक है, आप कुछ भी लिखेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और नया जो राइटिंग है वो लिखना शुरू कर देगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ई प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ से लिख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, आपने दोबारा सिलेक्शन टूल लिया तो ये उसी तरह से एक बाउंडिंग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि मैं अगर टाइप टूल लूँ और क्लिक ना करूँ बल्कि क्लिक करके ड्रैग करूँ, यानी आपने क्लिक करके छोड़ना नहीं है बल्कि क्या करना है, ड्रैग करना है। जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो ये आपको एक बॉक्स बना कर देगा। ठीक है, यानी ये बेसिकली क्या बन रहा है, एक पैराग्राफ बन रहा है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये आपको एक पैराग्राफ यानी एक टेक्स्ट बॉक्स बना देगा, जिसमें एक यानी आप अगर एक लाइन से ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए तो वो आप इस तरह का बॉक्स ले सकते हैं और आप उसमें यानी काफ़ी सारा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको एक वर्ड या एक लाइन इस तरह लिख सकते हैं, और अगर आपको टेक्स्ट ज़्यादा चाहिए तो उसके ऊपर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे और पैराग्राफ बना लेंगे। इस पैराग्राफ को आप इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको आपने विड्थ में ज़्यादा या हाइट में ज़्यादा जैसे भी रखना चाहें, उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट इसके अंदर अंदर बाउंड रहेगा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ये लिख चुके हैं पाकिस्तान। एक बात ज़हन में रखें कि जब भी आपने कोई टेक्स्ट लिखना है उसको आपने स्ट्रेच नहीं करना। स्ट्रेच करने से मतलब ये कि आप उसको यहाँ से पकड़कर ऐसे साइज इंक्रीज नहीं करेंगे, ना आप साइज को इस तरह से इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है कि कॉर्नर से पकड़ना है। कॉर्नर से पकड़ने के बाद भी ये देखें अभी भी ये स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करें कि ये प्रपोर्शन इक्वल आ जाए। हाँ जी, कोई बताएगा? शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका प्रपोर्शन इक्वल हो जाएगा, यानी आपकी जितनी विड्थ बढ़ रही है उसी प्रपोर्शन में हाइट भी बढ़ रही होगी। पहली बात। अच्छा, सेकंड नंबर पर ये कि अगर आपसे इस तरह से टेक्स्ट टच हो भी जाए तो उसका क्या सलूशन है। उसका सलूशन ये है कि आप अगर यहाँ नीचे आए, यहाँ पर ये मैंने एक करेक्टर पैनल है, मैं अगर विंडो में जाऊँ, विंडो में जाने के बाद टाइप में चला जाऊँ, टाइप में यहाँ पर ये आपके पास करेक्टर पैनल आ रहा है। कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है। अच्छा, यहाँ से मैं कंट्रोल टी दोबारा प्रेस करता हूँ ताकि मुझे वापस मिल जाए, और इसमें आपको ये कुछ इस तरह से शो होंगे, इस तरह से ऑप्शन शो हो रही होंगी। समटाइम्स स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आ रहे थे, मेरे पास कम आ रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि आपने इस बटन पर क्लिक करना है एंड शो ऑप्शन कर देना है। उसमें आपको बाकी के ऑप्शन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप टेक्स्ट को इस तरह से स्केच करेंगे या गलती से हो जाए तो उस केस में आपने यहाँ आकर देखना है। अगर मैं इस पर माउस ओवर करूँ तो यहाँ लिखा हुआ वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजेंटल स्केल, इन दोनों में से एक वैल्यू 100% से ज़्यादा होगी। तो आप उसको अगर वापस 100 कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट वापस अपनी ओरिजिनल
फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कि करैक्टर पैनल में आपको समझाना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि हम जब फोटोशॉप में जाएंगे तो फिर हम करैक्टर पैनल को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। करैक्टर को यानी पैराग्राफ वगैरह को, ओपन टाइप को, तो उसमें फिर हमें वहाँ चल के मज़ीद डिटेल नहीं डिस्कस करनी पड़ेगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में भी की हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको इसमें ज़रा डिफरेंट अंदाज में बताऊंगा, या मैं भी कुछ लोगों को पहले से पता हूँ। अच्छा, इसमें जो आगे चल के अभी हमने कुछ चीज़ें देखनी है वो उर्दू टेक्स्ट के हवाले से है, क्योंकि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश से रिलेटेड ही डिज़ाइन का काम आए। जो लोकल क्लाइंट्स हैं वो आपको यानी काम उर्दू ज़ुबान में भी देते हैं, तो उसके हवाले से उसके फ़ॉन्ट और ये वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपने जब भी कोई टेक्स्ट लिखा उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें पहली बात तो ये कि आप उसमें कोई सा भी कलर वगैरह दे सकते हैं, यानी फिल कलर, और इसी तरह से आप यहाँ से कोई भी स्ट्रोक कलर दे सकते हैं, जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, फिल एंड स्ट्रोक वगैरह। अच्छा, मैं इसको वापस कर रहा हूँ और फिल को ऊपर रखकर कलर हम इसका ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, ब्लैक करने के बाद करेक्टर पैनल को सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। करेक्टर पैनल में कुछ चीज़ें हैं, ज़रा उनको समझ लीजिएगा। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने से आपके पास कुछ फ़ॉन्ट से रिलेटेड एक पैनल आया। फ़ॉन्ट क्या होता है? एक समझ लें कि राइटिंग का स्टाइल होता है। वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, यानी डिफरेंट फ़ॉन्ट डिफरेंट तरह का स्टाइल रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, आपको यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट ऐसे नज़र आएँगे जिनके साथ एक छोटा-सा एरो नज़र आ रहा है। अच्छा, इस तरह का जो फ़ॉन्ट होता है ना, उसको आप बोलते हैं टाइपफेस, और उसमें अगर आप क्लिक करें तो उसके अंदर मज़ीद उसके स्टाइल्स मौजूद होंगे। ठीक है? अच्छा, अब आपने इसको हम यानी कॉल कैसे करते हैं कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरियल। मैंने एरियल लिखा, तो एरियल लिखने से मेरे पास एरियल नैरो, एरियल, एरियल इटैलिक, बोल्ड और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें एरियल से रिलेटेड आ रही हैं। ठीक है? मैं कहता हूँ कि एरियल नैरो को आप अप्लाई कर दें। एरियल नैरो अप्लाई हो चुका है। अच्छा, अब जब भी आप कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं, तो अगर तो उसमें उस तरह का एरो की, जैसी कि मैंने अभी आपको दिखाई, ये जैसे एरियल के साथ भी आ रही है, तो ये आपने क्या किया कि एरियल टाइपफेस को अप्लाई किया, जिसके अंदर उसकी पूरी फैमिली मौजूद है, और वो फैमिली आपके स्टाइल वाले ड्रॉप डाउन के अंदर बैठी हुई होती है, यानी रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड। आपको बार बार जाकर इसके अंदर जाकर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी एक टाइप फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो मज़ीद आपको इसके अंदर उसके स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं। ये जब हम टाइपोग्राफी वाली क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें भी मैं आपको इसकी सारी डिटेल बता दूंगा। अच्छा, अब क्या है कि मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था, अ, जो कि कुछ इसमें मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ देखें, आपके पास फ़ॉन्ट कलेक्शन का एक ये ड्राइव लिंक मौजूद है आपके क्लासरूम में। इसको आपने जाकर डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने का भी तरीकाकार मैं अभी आपको बता दूंगा। अच्छा, अब ये इंस्टॉल कराने का पर्पस ये है कि इधर से जो फॉन्ट भी मैं अपने एंड पर यूज़ कर रहा हूँ, वही सेम फॉन्ट आपके एंड पर भी आपको अवेलेबल हो। और यानी जैसे एरियल में आपके पास स्टाइल कितने, 4 5 6 स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मॉन्स्टर आर्ट, तो मॉन्स्टर आर्ट मैंने थिन फॉन्ट लिया। थिन के अंदर आप देखें तो इसमें समटाइम्स यानी 10 10 15 15 20 20 स्टाइल भी अवेलेबल होते हैं, जो कि
आपका जो भी टाइप है या टेक्स्ट है उसकी जो ब्यूटी को और ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। यानी मैंने इसको अगर बोल्ड स्टाइल में लगाऊं, ठीक है, मैंने लिखा इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक। अब यानी मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और दूसरे केस में मैंने इसकी एक कॉपी ली, और कॉपी लेने के बाद मैंने इसका जैसे बोल्ड वर्जन यूज़ किया है, तो मैं यहाँ से आकर कोई रेगुलर या लाइट वर्जन यूज़ कर लूँ, लाइक लाइट, और इसको हमने कुछ ऐसे किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे कर लें, और दूसरा काम हम ये करते हैं, ये इसको उठाकर यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए ना, तो जिस चीज के ऊपर एम्फोसिस ज्यादा कराना होता है ना, उसको हम बोल्ड रख रहे होते हैं, और जिसके ऊपर कम एम्फोसिस कराना होता है उसको हम कोई लाइटर वर्जन उसका यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसमें अगर आपकी सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इसमें आपको कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है? हाँ जी, ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है कि ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है? तो यानी जब हम कोई भी टाइपफेस या फैमिली या जिसमें ज्यादातर स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं, उसको जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होता है कि हम यानी उसके बोल्ड और लाइटर वर्जन का एक कम्बिनेशन बना लें, और वो यानी दिखने में भी अच्छा लगता है। यही चीज़ें मैं फिर आपको जब लोगो डिज़ाइन और लोगो डिज़ाइन के बाद उसका जो टैग लाइन बनाते हैं, यही चीज़ें मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। अच्छा, फ़ॉन्ट के वाले से हमारी बात हो गई। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से कर लिया, लाइक इसी पर आते हैं, और इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, अभी अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। अच्छा, फॉन्ट फैमिली और यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ है इसमें। अच्छा, इसको ना मैं पहले आपको फॉन्ट को इंस्टॉल करना बता दूं। फॉन्ट को इंस्टॉल हम करते कैसे हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू ना फेस करना पड़े, या ये जो फॉन्ट है ये आपके पास कहाँ अवेलेबल होते हैं, इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने ये मॉन्स्टर आर्ट लिखा है, ठीक है। इसमें देखें, ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है और बाकियों के साथ नहीं बना हुआ, इसी तरह इसके साथ बना हुआ है। तो इसको हम जाकर देखते हैं इसका सोर्स कहाँ है, या ये कहाँ पर हमें अवेलेबल होते हैं। मैंने इसको विंडो ई किया। विंडो ई आपको पता ही है क्या है। यहाँ से हम जाते हैं इसमें, और यहाँ से ये फॉन्ट्स वाला फोल्डर है, या पहले हम चले जाते हैं सोर्स में, बाद में आता हूँ मैं फॉन्ट्स के ऊपर। अच्छा, आपने सी ड्राइव में चले जाना है। आपने सी ड्राइव में जाकर आपने जाना है विंडोज में, और विंडोज में जाने के बाद आपको एक फॉन्ट का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। उस फॉन्ट फोल्डर में जब आप जाएंगे तो आपके सिस्टम में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल हैं वो सारे के सारे इस फोल्डर में अवेलेबल होते हैं। जो फॉन्ट इस फोल्डर में नहीं होगा वो आपको बाकी सॉफ्टवेयर पर भी अवेलेबल नहीं होगा, और जो फॉन्ट इस पे इसके अंदर आपके पास मौजूद है वो फॉन्ट आपको आपके जितने भी सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर हैं उन सब के लिए अवेलेबल है। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर दो तरह के आइकॉन होते हैं। एक होता है सिंगल फाइल बनी हुई होती है, और एक के अंदर ट्रिपल फाइल आइकॉन बना हुआ होता है। अच्छा, ये जो ट्रिपल फाइल आइकॉन है ये सेम वही चीज है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ से बताई कि मॉन्स्टर आर्ट के साथ ये एक एरो आ रहा है, यानी इसके अंदर मजीद फॉन्ट्स मौजूद है। अच्छा, मैं अगर इससे कहूँ कि आप यहाँ पर जाएं फॉन्ट्स में और सर्च करें, ये मॉन्स्टर आर्ट आ गया। इसका भी आइकॉन देखें उसी तरह से ट्रिपल आइकॉन है। अगर मैं इसमें चला जाऊं तो इसके अंदर वो सारे के सारे फॉन्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे,
जो कि हमें वहां पर अभी स्टाइल में दिख रहे थे। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर यहाँ से कोई सिंगल फॉन्ट अप्लाई कर दूं, लाइक मैंने इसको पाकिस्तान पर क्लिक किया और यहाँ से ये है मिस्ट्रल फॉन्ट है एक, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसको अगर हम जाकर चेक करें, मैं यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ और इसे मैं कहता हूँ मिस्ट्रल के नाम से, आप इसको सर्च करें। इसका आइकॉन देखें, सिंगल नज़र आएगा आपको, यानी आप इसके अंदर मजीद फॉन्ट कोई नहीं है, इसका एक ही फॉन्ट है और एक ही स्टाइल है। अच्छा, इसको हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम क्लोज करके फॉन्ट्स पर मैं वापस क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, विंडोज में जाके वापस आ जाते हैं इसमें। अच्छा, इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब क्या है कि ये तो वो फॉन्ट है जो कि हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, यानी हमारी विंडो को अवेलेबल है। हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट, कोई भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी ओपन करेंगे तो ये सब के सब फॉन्ट्स उस सॉफ्टवेयर में भी हमें अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ। ई ड्राइव के अंदर मेरे पास एक फॉन्ट्स का फोल्डर है जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया हुआ है। इसमें उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश एंड अरेबिक फॉन्ट्स भी हैं। हम कोई एक इंग्लिश वाले फॉन्ट्स के ऊपर चले जाते हैं और मैं इसे यहाँ से कहता हूँ कि आप यहाँ से सपोज मुझे ये जो एल वेरो फ्री फॉन्ट है, इसको मुझे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन का तरीकाकार ये होता है कि आप इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र इस पर कर लें या इंस्टॉल कर लें। ऑल यूज़र से मतलब ये कि आपके सिस्टम में समटाइम्स 2-3 लॉगिन होते हैं। जैसे एक लॉगिन आपके नाम से है, एक आपके भाई के नाम से है। तो आप जिस भी यानी उस पे यूज़र पर जाना चाहते हैं, उस पर आप जाके लॉगिन कर लेंगे तो जिसमें आपने इंस्टॉल किया होगा उसी पे अवेलेबल होगा। अगर आप इस पे कर देंगे तो फिर तमाम यूजर्स को अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसकी कर देगा। और अब अगर मैं एल्वेरो फ्री फॉन्ट इस पर आकर चेक करूँ तो ये यहाँ पर देखिएगा कि एल्वेरो फ्री आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपको जितने भी फॉन्ट्स चाहिए उन सबको आप कॉपी कर लें, कंट्रोल ए कर लें, यानी कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है, मैं सारे नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, टाइम लेगा ये। मैं इसको इतने फॉन्ट्स को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और जो सोर्स फोल्डर मैंने अभी आपको बताया था, सी ड्राइव में जाएंगे, विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में जाने के बाद फॉन्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर सिंपली आपने राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो वो सारे के सारे फॉन्ट आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उन सब के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। जो पहले से मौजूद होगा उसके लिए कहेगा कि ये पहले से मौजूद है, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इस बटन को चेक करें और यस कर दें। तो ये 15 फॉन्ट्स हैं, ये अभी आपके सिस्टम में कॉपी हो जाएंगे और उसी लम्हे तमाम सॉफ्टवेयर को अवेलेबल हो जाएंगे। आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल के इन फॉन्ट को सर्च करके अप्लाई करेंगे तो उसके टेक्स्ट के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभी मैंने बात बताई ये कहानी समझ आई कि नहीं सारी? अच्छा, अब क्या है कि हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लिया और फॉन्ट्स भी देख लिए किस तरह से हमें यानी अगर कोई फॉन्ट इंस्टॉल करना हो तो कैसे इंस्टॉल करते हैं। और इसके अलावा नेट से डाउनलोड करना हो तो आप उस फॉन्ट का नाम लिखें, फ्री डाउनलोड लिखें, आपको इसी तरह की यानी ओपीटी फाइल या टीटीएफ फाइल मिल जाएगी। अब ओपीटी टीटीएफ की डिटेल में मैं इतना नहीं जा रहा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्या है कि मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है और यहाँ से आपके पास ये एक अप एरो एंड एक डाउन एरो नजर आ रहा है।
आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड देन डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सादी सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इस पर जाएंगे तो ये आपको उसी तरह से जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में होता है, कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, आप इनको यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि आप इस पे क्लिक करें एंड अप एरो की प्रेस करें तो ये आपका यानी स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक पॉइंट बढ़ेगा और डाउन एरो की से एक एक पॉइंट कम होगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपने सपोज मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से इसको इसके लेवल पर लाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 30 लगा देता हूँ तो उससे बाहर चला गया, तो मैं फिर इसको चेंज करूंगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप इसको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करके देख लें, जहां पर ये एग्जैक्ट आ जाए वहां पर आप इसको एंटर कर दें। तो ये फायदा होता है ये अप एंड डाउन एरो की का। अच्छा, दूसरी बात, मैं जब इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहा हूं तो आपको ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज होती नजर आएगी, जरा इसको देखिएगा। अच्छा, अब ये क्या है, ये बेसिकली आपकी लाइन स्पेसिंग है। अगर मैं इस पे माउस ओवर करूं तो इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इस नेम को कहते हैं लेडिंग। यानी आपने जब भी कहीं पर प्रोफेशनली अपने आप को प्रेजेंट करना है, आप किसी जगह पर बात कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां पर आपने टेक्निकल टर्म्स को जेन में रखना है कि लेडिंग क्या है, कर्निंग क्या है, ट्रैकिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कर्निंग क्या है तो कोई आंसर करेगा? कर्निंग, गूगल में ना सर्च कीजिएगा अभी। अच्छा, देख लें, मैं यहाँ से मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ड्रैग किया मैंने। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं पहले कम कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ से मैं 12 कर लेता हूँ। अच्छा, दोबारा ड्रैग करूँगा, टी प्रेस किया, टी प्रेस करके यहाँ से ड्रैग किया तो आपके पास ये एक टेक्स्ट आ गया, डमी टेक्स्ट आया, और डमी टेक्स्ट के दरमियान एक स्पेसिंग है। अच्छा, जब आप इस टेक्स्ट को फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से स्पेसिंग भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, ये क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि ऑटो पे चेक है। आप अगर इसको 14 कर दें और अब अगर आप इसको बढ़ाना शुरू करें तो ये क्या होगा कि लफ्ज लाइंस या वर्ड्स जो है वो एक दूसरे में घुसने शुरू हो जाएंगे और ये आपको यानी रीडेबल नहीं रहेगा। अच्छा, अब उसका सोल्यूशन ये होता है कि या तो आप इसको ऑटो रखें या फिर आप जितना इसको इंक्रीज किया उतना आप लेडिंग को भी इंक्रीज कर दें। ठीक है, यानी आपने देखना है कि जिस जगह पर आपके जैसे ये डी एंड पी आपस में मर्ज हो गए या ओवरलैप हो गए, तो इनको आपने इतनी स्पेसिंग देनी है कि ये आपस में या ओवरलैप ना हो या फिर मर्ज ना हो रहे हैं। अच्छा, लैडिंग हो गई, स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस। इसके फिर कुछ आगे टेक्निकल चीजें आ जाती हैं कि लूज लैडिंग, टाइट लैडिंग, नॉर्मल लैडिंग, ये फिर आगे चल के जब टाइपोग्राफी में हम डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगा और उसकी एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट, लैडिंग हो गया। लैडिंग के बाद आपके पास एक चीज होती है जिसको अगर मैं यहाँ से माउस ओवर करूं तो ये लिखा हुआ है कैर्निंग। कैर्निंग बेसिकली करेक्टर स्पेसिंग नहीं है, बेसिकली स्पेस बिटवीन टू करेक्टर्स है। ठीक है, करेक्टर स्पेसिंग कुछ और चीज है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आपने क्या करना है, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको आपने किसी भी वर्ड के दरमियान में रखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसको, या यही रख लेते हैं, और इसको मैं इंक्रीज करना शुरू करता हूँ तो ये क्या होगा कि स्पेस बिटवीन टू करेक्टर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी। जैसे अभी ये इंक्रीज हो रही है, मैं इसको अगर 0 कह दूं या मैं इसको माइनस में भी चला सकता हूँ, मैं इसको कहता हूँ -50, तो के जो है वो
ए अल्फ़ाबेट के करीब आता जा रहा है, ठीक है, और आप इसको जितना बढ़ाएंगे ये उससे उतना दूर जाता जाएगा। अच्छा, इसको कहते हैं कैर्निंग। और अगर आप यहाँ से, मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, और ज़ीरो करने के बाद ये लिखा हुआ है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग को अगर मैं बढ़ाना शुरू करता हूँ तो ट्रैकिंग होती है स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, यानी वो ये नहीं देखेगा कि दो कैरेक्टर्स के दरमियान बढ़ानी है या किस तरह करना है, वो आपकी जितनी भी सिलेक्शन होगी उसके कैरेक्टर्स के दरमियान स्पेस को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना शुरू कर देगा। आप इसे कहते हैं जी -30, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स है, यानी आपकी लैडिंग, कैर्निंग एंड ट्रैकिंग। लैडिंग, कैर्निंग, ट्रैकिंग समझ आ गई? अच्छा, अब हम आ जाते हैं वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजेंटल स्केल। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पर एक है बेसलाइन शिफ्ट। बेसलाइन शिफ्ट क्या होता है कि आप किसी करेक्टर को ऊपर या नीचे कहीं दिखाना चाहते हैं तो उसको आप बेसलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। बेसलाइन शिफ्ट में क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि एक करेक्टर क्या हो कि ये थोड़ा सा ऊपर दिखे, यानी 4 pt ऊपर दिखे ये, ठीक है। आप आई को सिलेक्ट करें, इसको यहाँ से आप 4 कर दें, सिलेक्शन नहीं होती, इसको आप यहाँ से 4 कर दें। आप यहाँ से टी को प्रेस करें और इसको यहाँ से आप 4 कर दें, इसको सिलेक्ट किया, 4 कर, ठीक है। इस तरह से आपने बेसलाइन शिफ्ट ऊपर रखनी है या नीचे रखनी है, इसको आप अगर माइनस में ले जाएंगे, -4 करते हैं, सॉरी, -4, और यहाँ पर एन लिखा हुआ था, ठीक है। बेसलाइन शिफ्ट का कहाँ पर यूज होता है, अभी मैं, हम जब एक बनाते हैं ना कोई भी विंटेज टाइप लोगो या फिर कोई स्कूल लोगो, उसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको। अच्छा, उसके बाद आप किसी भी लेटर को रोटेट करवा सकते हैं किसी एंगल के ऊपर। लाइक ये देखिए, जैसे मैं इसके डिग्रीज बढ़ा रहा हूँ तो ए जो है उसका एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। आप इसको यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री के ऊपर करूँ तो ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। आप इसको 180 करते हैं तो ये 180 ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। बेस लाइन शिफ्ट में अगर 0 कर दूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, बल्कि बेस लाइन शिफ्ट हमें यहाँ पे माइनस में करनी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी कि कुछ स्टाइल बनाने के लिए एक आधा या दो लेटर तो उसको उलट किया हुआ होता है। अच्छा, मज़ीद इसमें इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद पहला वाला क्या है, ऑल कैप्स, यानी तमाम लेटर्स जितने भी स्मॉल हैं वो सारे के सारे कैपिटल कर देगा। दूसरा वाला क्या है, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप से मतलब ये होता है कि जो तो कैपिटल है, जैसे आई कैपिटल है और आर कैपिटल है, ये कैपिटल ही रहेंगे, और जितने भी स्मॉल हैं ये कैपिटल तो होंगे, लेकिन ये जो आर और आई है इनके मुकाबले में छोटे नजर आएंगे, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम स्मॉल कैप्स कहते हैं। अच्छा, फिर आपने कोई इक्वेशन वगैरह लिखनी है, उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें एंड इसको आप कह दें जी 5 स्क्वायर या फिर 5 की बेस, जैसे भी आप करना चाहें। इसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बेस लाइन शिफ्ट ऊपर नीचे, यहाँ से बेस लाइन शिफ्ट इसके अंदर भी यूज़ हो जाता है। अच्छा, फिर होता है जी आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, ठीक है। जैसे कि ये है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अंडरलाइन हो जाएगा। तीसरा ये कि आप यहाँ से जाकर स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू से मतलब
आपने समटाइम्स प्राइसेस दी हुई होती हैं कि जी ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 3000 ऊपर लिखा हुआ होता है या स्मॉल लिखा होता है, वो इस तरह कटा होता है, और नीचे लिखा होता है कि जी अब ये 2000 में अवेलेबल है। तो स्ट्राइक थ्रू आपका उस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब हमने करैक्टर पैनल को कंप्लीट कर लिया सिवाय टच टाइप टूल के, इसको भी हम लास्ट पे डिस्कस कर लेंगे। करैक्टर पैनल सारा समझ आ गया? अच्छा, मज़ीद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ये है पैराग्राफ पैनल। पैराग्राफ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ से ये बना लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से हम इसको रेगुलर कर देते हैं। अच्छा, पैराग्राफ वाले पैनल में जा रहा हूँ। पैराग्राफ वाले पैनल में आपको कुछ चीज़ें वैसे तो ये आपने वर्ड एक्सेल वगैरह में भी किया हुआ होगा, लेकिन एक दफ़ा बताने का मकसद ये है जिनको पहले से नहीं आता उनकी भी रिवीजन, उनको पता लग जाए, जिनको पहले से पता उनकी रिवीजन हो जाए। लेफ्ट लाइन, राइट लाइन। अच्छा, लेफ्ट लाइन में क्या होता है, सारी के सारे लाइंस लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलाइंड होगी, राइट साइड से जिस तरह का कैरेक्टर स्पेसिंग आगे या जितनी स्पेस होगी उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे यानी लाइंस आ जाएंगी। अच्छा, आप देखेंगे कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि यहाँ पूरे नहीं आए, उनके साथ एक छोटा सा डैश आ रहा है। ठीक है, जैसे ये अलिक्विप इस तरह का एक वर्ड है। अच्छा, ये क्यों आता है? ये आपका आता है इस ऑप्शन की वजह से। हाइफन को अगर आप अनचेक कर देंगे तो ये सारा वर्ड उठ के नीचे चला जाएगा। ठीक है, हाइफनेट क्या कर रहा होता है कि आपका यानी यहाँ पर जितने लेटर्स पूरे आ रहे हैं उनको यहाँ पर दिखाएगा, और बाकी के लेटर्स डैश डाल के नीचे शिफ्ट कर देता है ताकि बैलेंसिंग रहे। अच्छा, अगर आप हाइफेनेट नहीं यूज करते तो इस तरह के बड़े बड़े स्पेस इसके अंदर बन रहे होते हैं, जो कि मैं अगर आपको इस तरह करके दिखाऊं तो यहाँ देखें ये सारे इस तरह से बन रहे हैं। और अगर आप हाइफेनेट कर देंगे तो वो इस तरह डैश लगाकर इन चीज़ों को ये देखें इनको एडजस्ट कर रहा होता है। अच्छा, ज़्यादातर क्लाइंट्स हाइफेनेट को लाइक नहीं करते, तो यानी अगर करना हो, क्लाइंट कहे तो करना है, अदरवाइज हाइफेनेट नहीं करना। अनचेक कर रहा हूँ उसको। राइट लाइन, इसी तरह से राइट साइड से सारी लाइंस इक्वल होंगी, और लेफ्ट साइड पे जितने जितने स्पेस का लेटर है उस हिसाब से वो स्पेस छोड़ देगा। सेंटर लाइन ये होता है कि दोनों तरफ से इक्वल होता है, जो जितना स्पेस लॉरम के इस तरफ होगा इस लाइन के, उतना ही इस तरफ होगा, जितना इधर उतना इधर। ये बेसिकली हेडिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है जब आप सेंटर लाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, लेफ्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है जी जस्टिफाइड। जस्टिफाई ये होता है कि जस्टिफाई में आपकी तमाम की तमाम लाइंस फोर्सफुली, यानी उनमें एक्स्ट्रा स्पेस दे के लेफ्ट और राइट से मिला देता है, आखिरी लाइन को नहीं मिलाता, आखिरी लाइन को लेफ्ट लाइन रखता है। इसी तरह से आखिरी लाइन सेंटर लाइन, इसी तरह से आखिरी लाइन राइट लाइन, इसी तरह से आखिरी लाइन जस्टिफाई ऑल, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक फुल जस्टिफाई कर देगा, इसको कहते हैं फोर्स जस्टिफाई। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि मैं अगर इस पे माउस ओवर करूं तो ये आपको बताएगा कि ये क्या है, आपका इंडेंटेशन है। ये इंडेंटेशन क्या होता है कि आपका पूरा पैराग्राफ यानी लेफ्ट साइड से इंडेंट होगा, यानी आगे बढ़ेगा जितने पॉइंट्स आप उसको कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको इधर से करना शुरू करें तो ये भी इंडेंटेशन हो रही है, लेकिन ये किस तरफ की, राइट साइड की हो रही है। अगर मैं इसको जस्टिफाई कर दूं तो अब आपको नजर आएगी कि ये राइट साइड की इंडेंटेशन हो रही है। अच्छा,
वापस कर रहा हूँ इसको। जैसे इंडेंटेशन होती है ना ऑल पैराग्राफ की, उसी तरह से फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन भी एक होती है जिससे आपका पैराग्राफ बनता है। यानी आपने पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा हो वहाँ देखा होता है कि कुछ आगे शिफ्ट हुआ होता है, टैब दिए हुए होते हैं उसमें कुछ, तो वो आप यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हैं। अच्छा नीचे आ जाए तो यहाँ पर होता है कि बिफोर पैराग्राफ एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, इसको ज़रा समझ लें। इसमें ये है कि मैंने यहाँ पर जहाँ आप एंटर दे देंगे वहाँ पर एक पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इस वक्त अगर इस टेक्स्ट बॉक्स को देखें तो इसमें 3 पैराग्राफ्स हैं। अच्छा, इन 3 पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि आप इसको जब बिफोर स्पेसिंग देते हैं तो यहाँ पर आपके पास हर पैराग्राफ के बिफोर के ऊपर एक स्पेस आ जाता है। जो सबसे ऊपर है टॉप पर उसके ऊपर नहीं आएगा, बाकी जो नीचे वाले हैं उनके टॉप पर आना शुरू हो जाएगा। आप अगर इसको इस तरह से देखते हैं सिलेक्ट करके तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाज़ेह स्पेस नज़र आ रहा है। आप इसको चाहें तो बिफोर, चाहें तो इसको आफ्टर पैराग्राफ भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी उसमें क्या होगा कि जैसे ये स्पेस आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है तो फिर ऊपर वाले का स्पेस या नीचे, इसका इससे नीचे और इसका इससे नीचे नज़र आ रहा था। यानी इसको मैंने 0 कर दिया। आप यहाँ पर लगा लें तो फ़र्क आपको कोई नहीं नज़र आएगा। सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि पहले इसका स्पेस आ रहा था जो यहाँ शो हो रहा था, अब ये ऊपर वाले का स्पेस यहाँ नीचे आ रहा है, इस वाले का स्पेस यहाँ आ रहा है, इस वाले का यहाँ आ रहा है। मैं अगर एक आधी लाइन और लिख दूंगा तो एंटर दे के पेस्ट करता हूँ तो इस वाले का स्पेस अब इसके नीचे यहाँ पर आ रहा है। ये बात हो गई, पैराग्राफ हो गया। ओपन टाइप क्या चीज होती है इसको भी जरा देख लें। कुछ फॉन्ट्स होते हैं जिसमें ओपन टाइप काम करते हैं, कुछ फॉन्ट्स होते हैं जिसमें ओपन टाइप काम नहीं करते। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम एक स्क्रिप्ट फॉन्ट लगाएंगे। स्क्रिप्ट फॉन्ट का पता नहीं आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है, खैर टाइपोग्राफी पढ़ेंगे उसमें सारी डिटेल में बता दूंगा किस किस तरह के फॉन्ट होते हैं और किस किस तरह के प्रोजेक्ट में आपको कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हम टाइपोग्राफी वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइक बाइटेक्स लिख लिया। बाइटेक्स लिखने के बाद मैंने कैरेक्टर में जाकर मैंने एक फॉन्ट लिया, लाइक कौन सा ले लूँ, यहाँ से देख लें। यहाँ से आप कोई भी स्क्रिप्ट फॉन्ट ले लें, यानी जो हैंड राइटिंग टाइप फॉन्ट होता है, या मैं ऐसा करता हूँ बॉन बॉन ले लेता हूँ। बॉन बॉन एक फॉन्ट है, बॉन बॉन रेगुलर। अच्छा, बॉन बॉन रेगुलर आपको कुछ इस तरह का स्टाइल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर वाई देखिए, वाई कुछ इस तरह से आ रहा है, बी भी सिंपल है, बाकी सारा टेक्स्ट सिंपल है, लेकिन वाई के ऊपर कुछ एक स्पेशल किस्म का इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, ये इफेक्ट सारे इस फॉन्ट के लिए स्पेसिफाई किए हुए हैं। जिस बंदे ने बनाया है इस फॉन्ट को या जिस कंपनी ने बनाया उसने इसको कुछ इस तरह से किया हुआ है। मैं यहाँ से कुछ स्पेसिंग दे रहा हूँ, लाइक मैं 50% दे रहा हूँ। अब ये मैंने स्पेसिंग कहाँ पर दी है, हाँ जी कोई बताएगा कहाँ स्पेस दिया मैंने इसको? कैर्निंग। अच्छा, अब देखिए, मैं अगर इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके जैसे ही मैंने इस पे माउस ओवर किया तो नीचे कुछ स्टाइल्स मिल रहे हैं। ये स्टाइल्स आपको ओपन टाइप में अवेलेबल हैं। लाइक मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये आपका स्टाइल खत्म हो गया। मैंने इसको दोबारा क्लिक किया तो ये स्टाइल आ गया। मैंने इस पर जाके क्लिक किया तो इस तरह का स्टाइल आ रहा है। इस पर क्लिक किया तो ये ऑपोजिट स्टाइल आ रहा है। नहीं, गैलिप्स ये नहीं होते, गैलिप्स कुछ और चीज है, वो भी मैं बता देता हूँ अभी। अच्छा, ये स्टाइल आ रहा है, इसको कहते हैं ओपन टाइप्स। ये यहाँ पर जैसे ये इन बटन्स के साथ अवेलेबल है, इसी तरह से ये यहाँ पर अगर आप इस पे आकर माउस ओवर करें ना और यहाँ पर आ जाए तो आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने अप्लाई किया, मैं एक्स पर जाता हूँ और एक्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं।
ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी स्टाइल अप्लाई कर लें जो कि आपको इसमें अच्छा लग रहा है। इसी तरह बी पर जाएं, बी पर माउस ओवर कर रहा हूँ, ये या फिर आप इसको कुछ इस तरह करना। ठीक है, तो इस तरह से आप ओपन टाइप का यूज करते हुए एक बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट फॉन्ट के साथ आप चीजें सेट कर सकते हैं अपने यानी क्या बोलते हैं उसको, लेटर्स वगैरह को सेट कर सकते हैं। अच्छा, जो गैलिफ की बात कर रहे हैं ना, गैलिफ बेसिकली इसलिए यानी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस पर्पस के लिए यूज करता हूँ। इसके अंदर अगर आप देखें ना तो आपको कहीं पर भी बुलेट्स वगैरह बनाने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। मैं यहाँ पर एक सिंपल फॉन्ट लगा रहा हूँ, जैसे मैंने लगा दिया मेट्रोपोलिस। ये भी यानी मैं ज्यादातर फॉन्ट उन्हीं के नाम ले रहा होता हूँ या वही फॉन्ट यूज कर रहा होता हूँ जिनकी फैमिली बहुत बड़ी है। उसमें आपके पास यानी ऑप्शन होती है कि आप जिस मर्जी लेवल पर जाकर उसको फॉन्ट को उसका लाइट वर्जन, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा बोल्ड, काफी सारी चीजें उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, मैंने ये लिया करेक्टर में जाकर इसको लेफ्ट लाइन कर लिया ताकि कोई ये इंसानों जैसा लगे, और यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया। अच्छा, अब क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसको बुलेट्स लगाने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से आकर इसको एक एंटर दिया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से आकर मैंने यहाँ से ये एंटर दे दिया, यहाँ से ये एंटर दे दिया। अब ये क्या है कि मेरे डिफरेंट सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनको बुलेट्स पॉइंट से शो करना चाह रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आप विंडोज में जाते हैं, टाइप में जाते हैं, यहाँ पर आपको गैलिफ अवेलेबल होगा। गैलिफ आपका क्या है कि आपको सेम वही फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, उनके स्पेशल कैरेक्टर या फिर यूनिकोड। अब यूनिकोड सॉरी एस्काई कोड आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, यूनिकोड कह रहा हूँ, एस्काई कोड अवेलेबल होते हैं। अब इसकी भी अगर आप डिटेल में या बहस में जाएंगे तो ये भी काफ़ी डिटेल है। सिंपल चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ से टाइप करें SYMBOL, सिंबल आपने यहाँ से टाइप किया। आप कहते हैं कि मैं अपने बुलेट पॉइंट को मैं यहाँ से लाइक ये वाला करेक्टर देना चाहता हूँ। ठीक है, ये दिया। अब क्या है कि स्पेस देनी है, तो स्पेस देसी तरीके से नहीं देनी, स्पेसिंग दे के ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है कि बैलेंस रखना है। ठीक है, डिलीट हो गया, लाइक मैं ये वाला दे देता हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि मैंने भी आपको एक चीज बताई थी कि स्पेसिंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स या टू लेटर्स, तो यहाँ से आकर हम कैर्निंग इसकी कर लेंगे। सपोज मैं कहता हूँ 750 कैर्निंग की है, तो यहाँ पर एक स्पेस बन चुका है। आप क्या करें, आप पहले से जो भी आप कोई कलर देना चाह रहे हैं, उसको प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, मैं इसे कहता हूँ कि जी आप इसको पिंक कलर का बुलेट मुझे चाहिए था, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, ये है गैलिफ। समझ आ गई बात? साद साद शाह। हाँ जी, बाकी लोगों को भी समझ आई कि नहीं आई? ये हालांकि गैलिफ मैंने भी आपको पढ़ाना नहीं था, लेकिन साथ में के क्वेश्चन करने की वजह से आप लोगों का भी फायदा हो गया। इस वजह से मैं कहता हूँ कि लाइव क्लास लिया करें, लाइव क्लास का बहुत फायदा है। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर दिया। मेरे ख्याल कैरेक्टर से रिलेटेड हम जितनी भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुछ टूल्स के ऊपर, और उन टूल्स को हमने डिस्कस करना है। कैसे होगा कि राइट क्लिक कर रहा हूँ, आपके पास एक टूल आ रहा है एरिया टाइप टूल। ठीक है, एरिया टाइप टूल क्या काम करता है कि आप जब भी कोई शेप ले लेते हैं और उस शेप के अंदर लिखना चाह रहे हैं, इस एरिया के अंदर लिखना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आप एरिया टाइप टूल लेंगे और इस पर आकर एक बार क्लिक कर देंगे। सॉरी, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने से क्या होगा कि आपका वो यानी टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये क्यों आ रहा है ऐसे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सिंबल यूज किया था और एक सिंबल लगाया था,
तो मैं यहाँ से इसको अगेन चेंज कर लूंगा। लाइक मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पॉपिंस। अब पॉपिंस में भी देखें काफी सारी फॉन्ट फैमिली है। ये अब आपको ये डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पर यूज करने का मकसद है कि आप लोग भी इससे फेमिलियर हो जाएं कि ये फॉन्ट फैमिलीज हैं जो बहुत बड़ी तादाद में जिनके फैमिली मेंबर्स हैं, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। जैसे मेट्रोपोलिस है, मॉन्स्टर आर्ट है, पॉपिंस है, पॉपिंस के अलावा रेलवे है, और भी काफ़ी सारे हैं। जैसे जैसे मेरे जहन में आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। अच्छा, यहाँ से पॉपिंस किया आपने, और पॉपिंस करने के बाद सपोज मैंने इसको यहाँ से कह दिया सेंटर लाइन, और ये आपकी एक शेप के अंदर आपका टेक्स्ट फिट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया एरिया टाइप टूल, यानी आपने कोई भी एरिया लिया और उसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप एरिया टाइप टूल से लिख सकते हैं। अच्छा, अब आजे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि टाइप ऑन अ पाथ, मैं इसके पाथ के ऊपर कुछ राइट करूं। आपने क्या करना है कि एंकर पॉइंट पर या इसके पाथ पर आकर क्लिक कर देना आपने। तो क्या होगा कि इस तरह से जो टेक्स्ट है वो इसके यानी पाथ के गिर्द आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाइटेक्स ट्रेनिंग्स, मैंने ये लिखा। लिखने के बाद जैसे ही मैंने सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन टूल से आपके पास यहाँ पर दो यानी क्या वर्टिकल लाइंस और एक वर्टिकल लाइंस यहाँ पर आ रही है। जी बिल्कुल, आप कोई भी शेप लेकर उसमें आप उसके अंदर टाइप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसको सिलेक्शन टूल के साथ पकड़ता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये आपका या तो खराब हो जाएगा या पूरा का पूरा हिल रहा होगा। आपने क्या करना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ये बात फिर जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्शन की जगह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपके पास एक आएगा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जैसे कि ये आ रहा है, इसको मूव करेंगे, ये है आपका एंडिंग पॉइंट, और ये है सेंटर पॉइंट। इसके तहत आप अपने इसको टेक्स्ट को जिस तरह चाहें, जिस तरफ जिस डायरेक्शन में चाहें आप इसको मूव करवा सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ से मूव क्यों करवाए? अगर ये ऐसा होता कि ये ऐसे होता और ये वाला पॉइंट ऐसे होता, ठीक है, और मुझे टेक्स्ट को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ जाती, मैं इसे कहता कि आप इसको इंक्रीज करें, तो एक जगह पर आकर ये होना था कि यहाँ पर ये एक प्लस साइन आ जाना था रेड कलर का। इसका मतलब ये होता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो कि नीचे चला गया या मिसिंग है, जो आपको अभी नजर नहीं आ रहा, अवेलेबल है लेकिन हाइड हो गया है। तो इस वजह से मैंने ये किया था कि इस पॉइंट को पकड़ा था यहाँ से, इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ा था, ऐसे मूव किया था, और इस वाले पॉइंट को पकड़कर इसी के करीब लाकर, यानी इनकी डायरेक्शन आपस में सेम रख के ऐसे मूव किया था। और सेंटर वाले को पकड़कर जब आप ऐसे मूव करेंगे तो ये एक पिंक कलर की लाइन बनेगी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्मार्ट गाइड्स आपने ऑन रखनी है। ये आपको बता रहा है कि जी इस वक्त आप सेंटर आ चुके हैं, वो भी बात। अच्छा, ये आपका हो गया टाइप ऑन अ पार्ट टू। अब मजीद इसमें क्या है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला टेक्स्ट जैसे ऊपर आया है, ये मुझे चाहिए इस जगह पर, यानी बायटेक्स यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक लिखा हुआ है। उसके लिए स्टूडेंट इस पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ से ये किया कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करने से क्या करते हैं हम, जी कोई बताएगा? कॉपी एंड पेस्ट इन फ्रंट, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं इसे कह रहा हूँ कि आप सेंटर पॉइंट को पकड़ें और नीचे ले आए। जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे लेकर आया, या मैं इसको ना आपको अलग दिखा देता हूँ, काम करेगा एक दूसरे के ऊपर।
करता तो नहीं है लेकिन अभी कर रहा है, तो मैं इसको वक्ती तौर पर इसको कह रहा हूँ कि आप इसको कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इशू ये है कि बाइटेक्स ट्रेनिंग्स उलट हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि बाइटेक्स इधर से लिखा जाए और इस तरफ आए। आपने क्या करना है कि इस सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ना है और सर्कल में अंदर की तरफ चला देना है, ठीक है जी। यानी ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ चला दिया। अब जब अंदर की तरफ चलाया तो आप ये चाह रहे हैं कि हो तो गया सीधा, लेकिन इशू ये है कि ये हम चाहते थे कि ये इस बॉक्स से बाहर आए, यानी जो सर्कल बना हुआ है उससे बाहर आए। तो यहाँ पर अब आपका बेस लाइन शिफ्ट काम आएगा। आप बेस लाइन शिफ्ट को मनफी साइड पर चलाएंगे, ठीक है। मनफी साइड पर चलाने का एक नुकसान ये होता है कि आपके लेटर की स्पेसिंग बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे देखें करीब करीब है ना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि स्पेसिंग बढ़ चुकी है। तो आपने जैसे ही मनफी साइड पर चलाएंगे तो थोड़ा सा आपने यहाँ से लेटर की स्पेसिंग को कम कर लेना है, ठीक है। यानी इसमें जो मैं कर रहा होता हूँ वो ये कि जितना आप यहाँ से बेसलाइन शिफ्ट चलाएंगे उतना ही आप जो लेटर स्पेसिंग है उसको इससे डबल कर लेंगे। इस फार्मूले पे मैं चलता हूँ। समटाइम्स यानी फॉन्ट टू फॉन्ट वेरी करता है, तो फिर मैं कुछ पॉइंट ऊपर नीचे कर लेता हूँ, तो उससे क्या होता है कि वो तकरीबन एक्यूरेट आ जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गया कि आपका ये इस तरह से आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने यहाँ अपना स्लोगन लिखना था, मैंने लिख दिया जी बी क्रिएटिव, ठीक है। बी क्रिएटिव लिख के और क्या किया, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दिया। स्मॉल करने के बाद रेगुलर ही रहने देते हैं, और इसको जाकर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें। अच्छा, अब एक काम कर रहे हैं, हम एक सर्कल ले रहे हैं, ठीक है। और इस सर्कल का मैं एक कलर दे रहा हूँ, लाइक मैंने ब्लू दिया। इसको उठाया, उठाकर इसके ऊपर इस तरह सेट किया और साइज में थोड़ा सा स्मॉल कर दिया इसके ऊपर बिठाने के लिए। और दूसरा काम ये किया कि इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ से ये ऐसे किया, और उसके बाद आप इसको बेशक स्मॉल कर दें, थोड़ा सा बड़ा भी रहना, ठीक है। इस तरह से आप विंटेज लोगो या रेट्रो, या फिर आप विंटेज रेट्रो में तो फिर आगे कुछ और भी चीज़ें आती हैं, आगे चल के हम कर लेंगे डिस्कस। स्कूल वगैरह के लोगो वो फिर आपके इस तरह से यानी सर्कल्स के ऊपर ऐसे बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी मैंने क्या बताया, एरिया टाइप टूल एंड टाइप ऑन अ पार्ट टूल, ये समझ आ गया। देखिए, अब मैं आपको कुछ भी दिखाऊंगा ना, आप कहेंगे कि जी सर बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं आपको पहले दिखाता, आपने कंफ्यूज हो जाना था। उससे पहले टूल मुकम्मल करने दें। टूल में अब कुछ भी नहीं रहा, ज़रा इस बात को समझिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, टाइप टूल। ये क्या लिखा हुआ है, एरिया टाइप और टाइप ऑन अ पाथ। सेम यही चीज 3 दफा नीचे भी लिखी हुई है, लेकिन उससे पहले एक कीवर्ड ऐड हुआ हुआ वर्टिकल। वर्टिकल टाइप टूल, ये टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पार्ट टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल। सिंपल लफ्जों में कि ये जैसे आपका हॉरिजेंटल काम करता है, ये आपके वर्टिकल काम करते हैं। इसको ले रहा हूँ, क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है, वर्टिकली लिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक एग्जांपल और दिखा दूं ताकि आप ये ना कि वो नहीं दिखाया था, किधर गया, राइट क्लिक, ये लेंगे, ये शेप के अंदर वर्टिकली। इसी तरह जो आपका टाइप बना पार्ट टूल है। लास्ट वाला टच टाइप टूल, जो कि मैंने आपको ये
यहाँ पर आ रहा था, मैंने आपको कहा था कि अभी मैं नहीं बता रहा, इसको हम एंड पे करते हैं। ये आपका समझ लें कि सॉल्यूशन है, जो काम अभी हम यानी ऐसे करके क्लिक करते थे, और क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ से कहते थे कि जी कैर्निंग बढ़ा दें, कम कर दें, बेस लाइन शिफ्ट आपकी ऊपर नीचे होती थी, फिर हम एंगल वगैरह चेंज करते थे। यानी मैं ए सेलेक्ट कर लूँ और इसको मैं कहूँ कि जी एंगल आप चेंज करें, तो ये एंगल चेंज हो रहा होता था। ये सारी चीज़ें आपको एक टूल अवेलेबल है जो कि ये काम बड़ी आसानी से कर देता है। मैं कह रहा हूँ टच टाइप टूल। मैंने कहा कि के लेटर को लें और इसको आप स्पेस बढ़ा दें, बढ़ के, ठीक है। आप इसकी बेस लाइन शिफ्ट बढ़ा दें, बढ़ गई है। आप इसको रोटेट करा दें, तो यहाँ से देखें, और बेशक इसको नीचे उतार लें। मैनुअली आप कर सकते हैं। जी, टाइप के अंदर जितने टूल थे वो भी करा दिए, और जितने पॉसिबल पैनल आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ने थे वो भी मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझा दिए हैं। अगर नहीं समझाए तो बता दें, और अगर समझ आ गई है तो जब भी दस दियो। अच्छा, अब हम आते हैं, हम्म, मैं आपसे ये कहने लगा हूँ कि ये एक लोगो है, आपके सामने आ गया है। हाँ जी, बताएं, बना लेंगे। जो नहीं बना लेंगे वो नो लिख दें। ठीक है, लिखते जाएं। अच्छा, देख लें, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। यहाँ तक मैं इसको छोड़ रहा हूँ, और अब उसको मैं लेकर आता हूँ। देखिए, कोई भी जब आपके पास कोई चीज़ सामने आए तो उसको समझने की कोशिश किया करें। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप बाहर देखें तो आउटर एक सर्कल लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, आउटर एक सर्कल लगा लेंगे, जिसमें आई ड्रॉपर लेकर कलर आप ये वाला पिक कर लें, ठीक है, ये वाला, और इसको आप स्वैप कर दें। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रोक लगा हुआ है, फिल नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ से पॉइंट्स बढ़ा दिए। देन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इन साइड कॉपी किया, थोड़ी सी वाइट स्पेस जैसे यहाँ बनी हुई वैसे बनाई, एंड शिफ्ट एक्स कर दिया। शिफ्ट एक्स से क्या हुआ कि ये आपका फिल के ऊपर चला गया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब अंदर देखिए तो इसके अंदर एक वाइट सर्कल लगा हुआ है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ अगेन किया, इन साइड स्मॉल किया, ठीक है, और इसको जाकर कहा कि आप वाइट कलर के हो जाओ, ठीक है। अब देन
यहाँ से इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एक बार फिर किया, इनसाइड कॉपी किया यहाँ तक, और उसके बाद इसको हमने यहाँ से स्वैप कर लिया ताकि क्या हो जाए, स्टॉप पर आ जाए। और यहाँ पर हाँ जी, इतना काम तो मैंने भी आपके सामने कर दिया है। पेन टूल क्या आपने ट्रेस करना है, ठीक है। पेन टूल आप लोगों ने ट्रेस कर लेना, जैसे ये बना हुआ है पेन टूल से लेकर इसको इसी तरह से ट्रेस करके यहाँ पर इस तरह यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब जहां तक रही ये वाली बात कि ये जो पेन टूल लिखा हुआ है, तो ये मैंने अभी बताया, इसको उठाएंगे जैसे अभी मैंने करना बताया ना, उसी तरह से इसको उठाएंगे, अंदर की साइड पर छोटा करेंगे, ठीक है। और यहाँ से कलर आप दे देंगे वाइट, ठीक है। और जैसे ये बायोटेक्स ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी पेन टूल, ठीक है। अब ये एक सेंसारी फॉन्ट लगा हुआ है, टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, ये भी आपको बता दूंगा क्या होते हैं ये। और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, ठीक है जी। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कॉपी किया, टी प्रेस करके, या इसको मैं लगा ले देता हूँ, फिर तुझे कहना सर पता ही नहीं लगा क्या किया है। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ब्लैक कलर का भी के लिए। और यहाँ से मैंने लिखा वर्टेक्स ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग। अच्छा, मैंने भी आपको बताया था इस वाले पॉइंट को पकड़कर आप इस तरह उलट कर देंगे, ठीक है जी, ऐसे। और इसको मैं उठा कर रख रहा हूँ यहाँ पर, साइज बढ़ाया, बढ़ाने के बाद वाइट किया, वाइट करने के बाद फॉन्ट साइज कम कर दिया, एक सर्कल यहाँ पर लगाया, और एक इसी की कॉपी लेकर एक यहाँ लगा दिया। हाँ जी, अब अंदर वाला भी बना के दिखाऊँ, ये जो इस बैकबोन ग्राफिक डिजाइन लिखा हुआ है, या आप बना लेंगे। हाँ जी, नो वाले, मुस्फिरा, वहाब, मैविश, कैस अली, मलिक शौकत। आपको देखने में वो चीज मुश्किल लग रही होती है, उसके ना डिफरेंट पार्ट्स को देखा करें, उसको मॉड्यूल्स में जो है ना डिवाइड खुद से कर लिया करें, क्योंकि ये चीज ऐसे है, सेकंड पे ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो वो जब आप यानी कोई भी चीज है ना, तो वो यानी मॉड्यूल्स में बनी हुई होती है। आप दुनिया की कोई भी चीज ले लें, इवन के गाड़ी ले लें, कुछ भी ले लें, तो वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में, यानी आप अगर गाड़ी की बात करें तो स्टेयरिंग अलग से बना, ब्रेक्स, फिर आपका यानी टायर्स को लगा लें, उसके डोर्स को लगा लें। तो ये सारी चीजें जो है मॉड्यूल में अलग अलग से बनी, उसके बाद इकट्ठी असेंबल हो गई। तो हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक चीज बनाते हैं और उस सबको उठाकर असेंबल कर देते हैं। तो वो आपका एक कंप्लीट आपके पास आउटपुट आ जाती है, या आपका एक डिजाइन बन जाता है। अच्छा, अब एक और डिजाइन ला रहा हूँ, उसको भी आपने यही कहना है कि नहीं सर बना कर दिखाएं। ये है जी। हाँ जी, ये बन जाएगा।
हाँ जी, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दिया करें ना, ताकि अगर सारे यस कहते हैं तो फिर आगे चलते हैं, और अगर नो वाले हैं तो फिर बना लेते हैं। अच्छा, नो तो नहीं है, कोई नो वाला है तो लिख दे। अच्छा, एक चीज है इसमें, ये जो कॉर्नर्स बने हुए हैं ना, ये आप लोगों को बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और कुछ ऐसे जांबाज भी देखे हैं मैंने प्रीवियस बैचेस में, वो क्या करते थे कि सर्कल लेकर और इसको पेन टूल से वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, और उसके बाद उसको यूनाइट कर देते थे। तो मैंने पूछा कि ये कैसे बनाया, तो उसने मुझे ये मेथड बताया। मैं क्या, शाबाश है, अगर ये क्लाइंट ने काम दिया और उसको अर्जेंट चाहिए तो फिर लगे रहो इसके ऊपर ही। अच्छा, यहाँ से सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद इफेक्ट्स में जाकर, इफेक्ट्स में आपने चले जाना है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड जिगजैग। प्रीव्यू ऑन करें। प्रीव्यू ऑन करने के बाद आप जाएंगे यहाँ से, डेप्थ बढ़ाएंगे आप इसकी, डेप्थ अगर जितनी रखनी है। उसके बाद इसके आप यहाँ से यानी रिच बढ़ा देंगे और उसको आप फिर स्मूथ कर लेंगे जैसा उसमें हुआ है, और ओके कर देंगे। अब अच्छा, अब यहाँ तक की बात नहीं ख़त्म करनी, बल्कि अभी अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो जो आउटलाइन आ रही है वो इस वक्त, या जो स्ट्रोक्स आपको नज़र आ रहा है वो आपको इस वक्त सर्कल ही नज़र आ रहा है। तो आपने इसको अप्लाई यानी इस पे कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस, ठीक है। अब जब मैं मूव करूंगा तो फिर आपको यही वाला पैटर्न ही नज़र आ रहा होगा मूव करने के ऊपर, अगर आप इसका स्ट्रोक देखें। जी, बाकी का तो बना लेंगे ना, क्लियर है यहाँ तक, ये समझ आ गया। जो अभी पैटर्न बनाया जिग जैग वाला, इफेक्ट्स, यहाँ से आप जाएंगे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड जिगजैग। अच्छा, इसको मैं डेल कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अच्छा इस तरह से आपने टेक्स्ट फ्लो करे करेक्टर्स के, या जो भी आप मॉडल ले रहे हैं उसके सर के ऊपर बाजुओं के पास से, यानी जिस तरह उसकी बॉडी शेप बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट भी वहाँ से फ्लो कर रहा हो। अच्छा, ये कैसे होता है? इसके लिए इससे रेलिवेंट तस्वीर मेरे को रखी हुई है मैंने कहीं। जो टेक्स्ट रैप ये पड़ेगी, ये इमेज है, इसको हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा, इमेज का पीएनजी होना जरूरी है। पीएनजी से मतलब ये है कि जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, विद नो बैकग्राउंड। मैं इसको जहां पर भी रखूंगा तो इसका देखिए कोई भी बैकग्राउंड नहीं आ रहा, ठीक है। आप अगर गूगल पर सर्च करते हैं यहाँ से बॉय पीएनजी, तो मैं अगर इमेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ,
पीएनजी की डिटेल क्या है? पीएनजी हम जी देखिए, मेरी आवाज़ तो नहीं ब्रेक हो रही? इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा देखिए, मैं अभी इसको मूव कर रहा हूँ या सेव करूंगा तो इसके पीछे देखिए एक वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई भी बैकग्राउंड वगैरह नहीं आता, या वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा होता है। ट्रांसपेरेंट से मतलब नो बैकग्राउंड। तो क्या हो गया? ये इसके पीछे भी आ रहा है। हालांकि लिख भी रहा है वाई पी एन जी एस वी जी स्टॉक, लेकिन जब ऐसे मूव करो तो वाइट आ रहा होता है। अच्छा देखिए, मैं अगर इस वाले इमेज को यहाँ से कहता हूँ कॉपी इमेज और देन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ देखें ये उसके पीछे एक बैकग्राउंड आ गया उसके साथ, जिसकी वजह से ये आप जहाँ भी रखेंगे बाकी का एरिया भी छुप रहा होगा। तो मैं आपको ये वाला इमेज प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसी के साथ ये टेक्स्ट रैप वाला काम करना है। करना कैसे है इसको ज़रा समझ लें। लाइक मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने कम कर दिया, 12 पीटी कर लेते हैं, और बोल्ड की जगह इसको मैं रेगुलर कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक ये बॉक्स लगाया, टेक्स्ट बॉक्स, इसमें काफ़ी सारा मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है। इसको आपने कर लिया लेफ्ट लाइन, और ये जो 10 पॉइंट हुआ हुआ इसको भी हम यहाँ से वापस कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम टेक्स्ट के ऊपर हो। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि इसको सिलेक्ट किया, स्मॉल कर दिया, और स्मॉल करने के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया। पहली चीज़ तो ये कि इसका स्टैकिंग ऑर्डर इससे हाई होना चाहिए। स्टैकिंग ऑर्डर हाई करने की क्या शॉर्टकट की बताई थी मैंने? अभी देखिए टेक्स्ट इसके ऊपर आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये जो बॉय है इसके ये ऊपर आए और टेक्स्ट इसका नीचे हो। हाँ जी, एक शॉर्टकट की बताई थी मैंने फॉर स्टैकिंग ऑर्डर। राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग फ्रंट एंड सेंड बैक। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट एंड कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रिंग फ्रंट किया हमने, ठीक है। मैं इसको इसके अकॉर्डिंग इस तरह से सेट कर लेता हूँ, और इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट रैप, और टेक्स्ट रैप के आगे क्या है, मेक। इस पर आप क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे, तो ये आपका इस तरह से टेक्स्ट रैप हो चुका है। ठीक है, ये इतनी सी असाइनमेंट है। बाकी फिर आपने इसमें अगर मज़ीद कोई कितना टेक्स्ट रैप हो, हम्म, कितना यानी डिस्टेंस बने, इससे प्रीव्यू ऑन कर लें। क्या मसला है? अच्छा, प्रीव्यू ऑन कर लें, और यहाँ से फिर आप इसको
बढ़ाकर देख सकते हैं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही जो है ना ये टेक्स्ट इससे दूर हटता जाएगा। तो ये एक टेक्स्ट रैपिंग से रिलेटेड असाइनमेंट है जो कि आप लोग करेंगे फिर। अच्छा, मजीद इसमें इसको मैं, अच्छा ये आ गई कि नहीं समझ, टेक्स्ट रैपिंग वैसे तो इजी सी है। क्लियर है ये? चलो डिलीट किया मैंने उसको। वापस आ जाते हैं असाइनमेंट्स में। मैं इसको यहाँ से ला रहा हूँ इसमें। ये आ गया जी आपका उर्दू टेक्स्ट। अच्छा, उर्दू टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उर्दू टेक्स्ट आपके पास दो तीन तरह के उर्दू टेक्स्ट होते हैं। नंबर एक तो ये कि ट्रेडिशनल उर्दू एंड यूनिकोड उर्दू। अच्छा, अब जब आप ट्रेडिशनल उर्दू की बात करेंगे तो उसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा इन पेज उर्दू। इन पेज एक सॉफ्टवेयर है, इन पेज, ठीक है। और इन पेज के अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें फिर डिफरेंट तरीकाकार है उर्दू टेक्स्ट को इधर लाने के लिए। अच्छा, उसमें होता है जी कॉपी पेस्ट होता है। कॉपी पेस्ट के बाद होता है ईपीएस, ठीक है। यूनिकोड उर्दू की बात करेंगे, इसमें एक सॉफ्टवेयर मैं आपको दूंगा, पाक उर्दू इंस्टॉलर। इससे आपका फिर यानी यूनिकोड उर्दू लिखी जाएगी। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है हमने। वैसे तो जब उर्दू लिखनी आ जाएगी तो ये आप बना ही लेंगे। इन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिशनल उर्दू, उसके लिए हमें इन पेज चाहिए। इन पेज में देख लेता हूँ कहीं पड़ा है मेरे पास। ईपीएस होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। अब ये जो मैंने बोला है ये मैं दोबारा भी बोल दूँ तो समझ नहीं आना क्या बोला मैंने। जब फाइल बनेगी उस वक्त देखना ईपीएस क्या होता है। अच्छा, यहाँ से हम आते हैं इसमें एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में पेज कहाँ पड़ा हुआ है? पेज, जेल से निकल गया। इन पेज कहाँ रखा था मैंने? ये है जी इन पेज उर्दू सॉफ्टवेयर एंड फॉन्ट्स, उर्दू फॉन्ट्स। ये है पावर उर्दू 2004। और इसके अंदर आपके पास ये है जी इन पेज की एप्लीकेशन। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके किया, ओके किया। अच्छा, ये हो गया जी ओपन।
फाइल में जा रहा हूँ, न्यू, और किसी भी साइज के ऊपर हम एक फाइल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखने लगे हैं उर्दू। अब ये सॉफ्टवेयर है, इसमें उर्दू लिखने का तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है। प्रेफरेंसेस में जा रहा हूँ, एप्लीकेशन, सॉरी, एडिट, प्रेफरेंसेस एंड कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। यहाँ पर आपका जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है वो होता है मोनोटाइप। ये भी आया था मोनोटाइप। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना फोनेटिक। फोनेटिक को ओके किया, यहाँ से मैं लिखने लगा हूँ, उर्दू लिखने लगा हूँ। उर्दू लिखी, उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लें। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिखी। इस लाइन को आपने यहाँ से इस टूल को लेना है आपने, जो सबसे पहला वाला टूल है, सिलेक्शन कह सकते हैं आप इसको। इस पर क्लिक किया एंड आपने यहाँ से कॉपी करके इलिस्ट्रेटर में आकर आपने यहाँ पर पेस्ट किया। जब आप पेस्ट करेंगे तो सारा टेक्स्ट ठीक आएगा, कुछ कुछ जगह पर इश्यूज आएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये इशू आया, यहाँ पर इशू आया। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है, इसको ज़रा समझ लें। ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं होती। मैंने इसको कंट्रोल एस किया, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, ABC कुछ भी नाम रख लिया। अच्छा, अब आप ये ध्यान में रखें कि हम इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप एंड ABC इसका भी नाम रख लिया। ज़रूरी नहीं है कि सेम रखें, वो आप ये ना समझ लीजिएगा ये ABC दोनों रखा है तो फिर ही काम चलेगा। अच्छा, यहाँ पर ये टेक्स्ट जब मैंने यहाँ से कॉपी करके एडोब इलस्ट्रेटर में पेस्ट किया है, तो ये जो इशू आया ना, इस इशू के आने की रीज़न ये है कि आपका जो ओपनिंग ऑर्डर है ना वो नहीं ठीक है। ओपनिंग ऑर्डर से मतलब ये कि आपका इलस्ट्रेटर पहले ओपन हुआ है और इन पेज बाद में ओपन हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि इसका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, देन मैं इस फाइल को भी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और एडोब इलस्ट्रेटर को मैं रीओपन करूँगा। यहाँ से मैंने इसे कहा कि आप इलस्ट्रेटर को क्लोज कर दें, तो ये क्लिप बोर्ड कर दिया। अच्छा, अब जब इलस्ट्रेटर क्लोज हो गया तो इन पेज का नंबर पहले आ गया। जब मैं इलस्ट्रेटर को ओपन करूंगा तो क्या होगा कि इलस्ट्रेटर इन पेज के बाद ओपन हुआ है। अच्छा, चीज में भी लॉजिकल ना लग रही हो, लेकिन रूल है जो कि आपका कोरल ड्रा के ऊपर भी सेम अप्लाई होता है, और ये जो आपका एडोब इलस्ट्रेटर है इसके ऊपर भी यही सेम रूल अप्लाई होता है कि आपने ओपनिंग ऑर्डर चेंज कर लेना है। उसमें आपका इन पेज क्या होगा कि पहले ओपन होगा, एडोब इलस्ट्रेटर बाद में ओपन होगा। अच्छा, अब इसको मैंने ओपन किया और कौन सी फाइल थी, ABC के नाम से मैंने सेव की थी, जहाँ पर ये कॉपी पेस्ट में जब इशू आ रहा था।
अच्छा, अब मैं अगर इस पे जाता हूँ, मैंने इसे कहा कॉपी करें आप इसे, और इलस्ट्रेटर में आकर आप यहाँ पर पेस्ट करें। हाँ जी, अब देखें इशू आ रहा है, जो पहले आ रहा था। तो ये एक रूल है, इसको पल्ले बांध लें कि अगर आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है इन पेज से, ट्रेडिशनल उर्दू को इन पेज से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, तो ओपनिंग ऑर्डर में इन पेज पहले ओपन होगा और कोई भी डिजाइन टूल बाद में ओपन होगा, लाइक एडोब इलस्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रॉ। अच्छा, अब अगर यहाँ से इन पेज बंद कर दें तो ये क्या होगा कि आपका, यानी जब आप इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे इलस्ट्रेटर फाइल को, तो इसमें फिर वही मिसिंग आ जाएगी। उसको फिक्स करने के लिए राइट क्लिक करके सॉरी, आप यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट में एंड एक्सपेंड करके इसको इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आप इन पेज को पहले ओपन कर ले, बाद में कर ले, इन पेज को तबाह कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने इसको एडोब इलस्ट्रेटर का पार्ट बना दिया है। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, जब ये एडोब इलस्ट्रेटर का पार्ट नहीं था तो ये इस वक्त किसी न किसी फॉन्ट पे बेस कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक यहाँ पर फॉन्ट जो कि आपको नहीं नजर आ रहा, ये दो तीन फॉन्ट जब मिक्स होते हैं ना, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर फॉन्ट नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है कि जब आपका इन ये सपोर्ट कहाँ से ले रहा है इस फॉन्ट की, इन पेज से, जब आपका इन पेज ही ओपन नहीं होगा तो ये फिर जो है आपका टेक्स्ट खराब कर देगा। तो उसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाकर इसको एक बार एक्सपैंड कर लें। एक्सपैंड से ये होगा कि ये आपका अब फॉन्ट क्राइटेरिया से बाहर आ चुका है और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया जो कि एडोब इलस्ट्रेटर का पार्ट है। ये कहानी समझ आई कि नहीं आई? देखिए, जो है ना आपकी ट्रेडिशनल उर्दू, उसके अंदर एडिटिंग आपका ऑब्जेक्ट जब ये बन गया, अब ये एडिटेबल नहीं है, उस केस में भी आप इसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। करेंगे भी तो वो अजीबो गरीब सी हरकत करेगा, कोई लेटर इधर ले जाएगा, कोई इधर ले जाएगा। एडिटिंग के लिए आपको यूनिकोड उर्दू यूज करना है, वो भी अभी मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरा तरीकाकार ये है कि आपका इन पेज पहले ओपन है या बाद में ओपन है। आपने इसे कहना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, यहाँ से ये जो आइन का साइन है ना, पहला वाला, इसको आपने लेना है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, फाइल, एक्सपोर्ट पेज, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ ये, ब्राउज, डेस्कटॉप पर जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है कैंपस सर्व बिटमैप फाइल, आपने इसे कहना है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, ई पी एस। ये है वो ईपीएस फाइल, क्या नाम था, नाजिया बेग। एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, इस पे क्लिक किया, इसका आप कोई भी नाम दिया और नाम देने के बाद आपने इसको सेव किया एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद जब आप डेस्कटॉप पर आएंगे तो ये आपको ईपीएस फाइल मिलेगी। ईपीएस फाइल आपके किसी भी जो डिज़ाइन टूल होता है, ख़ास तौर पे वेक्टर टूल जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ है, उनमें आपकी एडिटेबल होती है। आपने इसको यहाँ लाकर पेस्ट किया। पेस्ट करने से ये कुछ क्या मसला है, ये, अच्छा, यहाँ से जाकर आपने इसको एम्बेड कर दिया। जैसे ही आप एम्बेड करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ही बना हुआ आया, ये किसी फॉन्ट के सहारे पर नहीं है। ठीक है, यानी जो काम आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट करके एक्सपेंड किया,
वो काम ये डायरेक्टली कर देता है जब आप इसको ईपीएस बना कर लाते हैं। हाँ जी, ट्रेडिशनल उर्दू, इन पेज, कॉपी पेस्ट, ईपीएस, यहाँ तक हम कर चुके हैं, ये क्लियर है। इसमें ऑर्डरिंग जरूरी नहीं है। ऑर्डरिंग से मतलब ये कि आपका इन पेज पहले ओपन है, बाद में ओपन है, या कई साल बाद ओपन किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो कि है यूनिकोड उर्दू एंड पाक उर्दू इंस्टॉलर। अच्छा, यूनिकोड उर्दू के लिए आपके सिस्टम में यहाँ पर ये एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड उर्दू लैंग्वेज। आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर वैसे मैंने उसमें शायद ड्राइव में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, पावर उर्दू नहीं रखा हुआ, चलें कोई नहीं, बड़ा इजी से सॉफ्टवेयर है, पाक उर्दू इंस्टॉलर। अच्छा, पाक उर्दू इंस्टॉलर लिया, ऑल पर क्लिक किया। ऑल पर क्लिक करने के बाद ये एम बिलाल एम वाली जो साइट है इस पर आपने चले जाना। पहली वेबसाइट एम बिलाल एम, इसने उर्दू के ऊपर काफ़ी सारा काम किया है। यहाँ से आप कोई सा भी लिंक यहाँ से डाउनलोड कर लें और इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मीडिया शेयर से कर लें, मीडिया फायर से, सी नेट से या सॉफ्ट मीडिया से। मीडिया फायर वाली जो फाइल है वो ज़्यादा बेहतर है, इसको आप डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करके एक बार रीस्टार्ट लाजमी करना है। जब आप रीस्टार्ट करके वापस आएंगे तो ये जैसे मेरे यहाँ पर ई एन एंड ये उर्दू लिखा हुआ आ रहा है, इंग्लिश एंड उर्दू, तो ये आपका भी आ जाएगा। अच्छा, जब आप इसको लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखेगा। मैं ज़रा पहले उस तरह आपको करके दिखा दूँ। अच्छा, ये कुछ इस तरह लिखेगा कि यहाँ से आपने इसको यहाँ से आकर क्लिक कर दिया, ये उर्दू लिखा हुआ आ गया। शॉर्टकट किया आल्ट शिफ्ट, यहाँ देखें यहाँ चेंज हो रहा है, आल्ट शिफ्ट उर्दू, आल्ट शिफ्ट इंग्लिश। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको उर्दू किया आल्ट शिफ्ट के साथ और मैंने लिखा पाकिस्तान। जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा तो सारा कुछ बिखर गया। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक नया एडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी आपको सेटिंग करनी पड़ती है। वो सेटिंग है एडिट, प्रेफरेंसेस एंड टाइप। यहाँ से जाकर आप इसे कहेंगे शो इंडिक्ट ऑप्शन, इसको आप चेक कर देंगे। शो इंडिक्ट ऑप्शन को चेक करने के बाद ओके करें। ठीक है। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान, तो यहाँ देखें ये आपका इकट्ठा लिखा हुआ हो गया। ठीक होगी बात। अच्छा, अब एक चीज जरा समझ लें, वो ये कि मुझे यही सेम टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जब वहां पर हम उर्दू करके लिख रहे हैं तो इसको यहाँ से कॉपी करके ले जाते हैं। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसमें आया, टाइप टूल लिया, यहाँ से उर्दू सिलेक्टेड है, मैंने जब पेस्ट किया तो इसने मुझे पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक है। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा। मैं उर्दू लिखने लगा हूँ, हाँ आज मैं डबल स्टडी की क्लास नंबर 5 पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर फिर लिखूंगा, मैं उर्दू लिखने लगा हूँ और हम एडोब इलस्ट्रेटर क्लास नंबर 5 पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब मैंने यहाँ पर ये दोबारा टाइप कर चुका हूँ तो इसका फॉन्ट देखें थोड़ा सा चेंज है। जब आप फॉन्ट वाला सारा फोल्डर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको एक फॉन्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से आपने पहले चेंज कर लेना इंग्लिश में, क्योंकि फॉन्ट का नेम इंग्लिश में ही आएगा, उर्दू में नहीं आएगा। जमील नूरी नस्तालीग, जमील नूरी नस्तालीग, ये आपको वही फॉन्ट दे देगा जो आपका बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, जो कि हमारी उर्दू में चल रहा होता है, सेम वही फॉन्ट। दूसरा एक फॉन्ट है कशीदा, यानी जमील नूरी नस्तालीग कशीदा, ये थोड़ा सा
यानी सीन देखें, क्लास का नंबर देखें, इलस्ट्रेटर का सीन देखें, तो ये जो है यानी दंदाने नहीं बनाता बल्कि सीधी लाइन लगा देता है उसकी जगह पर। तो ये मैंने एक जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट लिया, ठीक है, तो आपका सेम वही चीज़ आ गई। मैं कहता हूँ मैंने जो फॉन्ट या जो टेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है, मैंने उसको कॉपी किया टाइप टूल से, इन पेज में आकर मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, सॉरी यहाँ पर पेस्ट किया, क्या मसला हो रहा है, यहाँ से एडिट एंड कॉपी, अच्छा इन पेज में जाकर, ये वैसे नहीं पेस्ट करेगा, ठीक है चलो कर लेते हैं इसको। अच्छा पेस्ट करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये कहते हैं जी हम एक दूसरे को नहीं जानते, इनकी फ्रेंडशिप नहीं है आपस में। अब उसका सलूशन हम क्या करेंगे? उसका सलूशन ये होता है कि यूनिकोड टू इन पेज एंड इन पेज टू यूनिकोड। अच्छा इसका सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, छोटा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन यही जो एम बिलाल एम वाली साइट है ये आपको कन्वर्जन करके देती है। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सप्रेस डॉट पी के, एक्सप्रेस डॉट पी के लिखा, यहाँ पर जितनी भी उर्दू आ रही है, यानी आपके इंटरनेट पर जितनी भी उर्दू आ रही है वो सारी की सारी क्या है, यूनिकोड उर्दू है। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, इलस्ट्रेटर में पेस्ट करेंगे तो इलस्ट्रेटर यूनिकोड रिकॉग्नाइज करता है, ये सारी की सारी लाइन आपकी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा और अगर आप इसको इन पेज में पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, उसने उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। अब उसका सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है यूनिकोड टू इन पेज। जैसे ही आप करेंगे तो ये एम बिलाल एम वाली साइट आपको एक पहला लिंक देगी जिसके अंदर आप यूनिकोड टू उर्दू इन पेज कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को आप यहाँ पेस्ट करें, ये जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को आप यहाँ एंटर करके कन्वर्ट करें, कन्वर्ट पर क्लिक करें, तो ये आपको कहेगा कि एक फाइल डाउनलोड होगी, ये फाइल होगी आपकी नोटपैड की फाइल। अच्छा इस नोटपैड फाइल को आप ओपन करें, यहाँ पर ये फारसी अजीबो गरीब सी लिखी आ गई, आपने इसको कॉपी कर लेना है और इससे परेशान नहीं होना। कॉपी किया और कॉपी करके जब आप इसमें आकर पेस्ट करेंगे तो ये आपको क्या हो गया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया इन पेज में, ठीक है जी। अच्छा दूसरा काम, यहाँ से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, कौन सा वाला, इन पेज टू यूनिकोड करने लगे। पहले क्या किया, यूनिकोड टू इन पेज, अब क्या करेंगे इन पेज टू यूनिकोड। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसे कहा कि आप जाएं इसमें और इस दफा इनका ऑर्डर चेंज कर दें, इसको उठाकर यहाँ रख दें, ठीक है, एंड टू करके इन पेज टू यूनिकोड, इसको आपने ओपन किया। अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, इन पेज टू यूनिकोड, पहले क्या लिखा आ रहा था, यूनिकोड टू इन पेज। यहाँ पर आपने उस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब आप पेस्ट करेंगे तो इसने इस तरह से इसको अजीब सी लैंग्वेज लिखी 7542 कन्वर्ट। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसने आपको इसका यूनिकोड वर्जन बना दिया। अब ये हमने कॉपी कहाँ से किया था, इन पेज से, और पेस्ट कहाँ करेंगे, इलस्ट्रेटर में। यहाँ अगर पेस्ट करेंगे तो ये आपका पेस्ट हो गया। हाँ जी कुछ पल्ले पे आज ये आपका टोटल उर्दू सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। इससे आगे उर्दू में समझ लें कि नहीं है कोई चीज, और ये आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिलनी भी नहीं है।
बाकी टूल्स तो जिस भी चैनल पर चले जाएंगे वहाँ आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन तरीकाकार ये होता है कि आपको सिचुएशन बनाकर फिर समझाया जाए, ना कि सिर्फ टूल सिखा दिए जाए। और दूसरी बात ये कि अब हमें पता कैसे लगे कि कौन सी की उर्दू लिख कैसे रही है। यूनिकोड इनटू इन पेज ये भी इंस्टॉल करना है? नहीं, इसके लिए साइट बताई ना मैंने आपको, ये वाली साइट का यूज कर लें, उसका सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत। यहाँ पर लिखें फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड। वैसे तो आपके मोबाइल्स वगैरह में भी ऑप्शन है उर्दू की, उस फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इमेजेस में जाएंगे, इमेजेस में जाने के बाद आप इस वाले इमेज को ओपन करें। ये आपको सारा बता देगा कि किस किस तरह उर्दू लिखी जाती है। ठीक है। अच्छा, ये आपको क्या बता रहा है कि जो लफ्ज ऊपर है वो कैपिटल लेटर यानी कैपिटल डी से, और जो लफ्ज नीचे है वो स्मॉल डी से। यानी आप शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो डाल लिखा जाएगा, और डायरेक्ट डी प्रेस करेंगे तो दाल लिखा जाएगा। ये सारी की सारी यानी फोनेटिक कीबोर्ड यूज कराने का मकसद ये है कि ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं अल्फाज पर बेस कर रहा होता है जो आपके इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो आवाज निकाल रहे होते हैं। मैं आपको इसको कहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि अलिफ लिखने के लिए क्या प्रेस करूं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ए। तो यहाँ देखिए ए से अलिफ लिखा जा रहा है। ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि फे लिखने के लिए क्या प्रेस करूं? यहाँ देखिए एफ से फे लिखा जा रहा है, और शिफ्ट एफ करेंगे तो खड़ा जबर है। ठीक है जी। इसी तरह से ते लिखने के लिए, ते दो नुक्तों वाली, ये टी देख लें, इसके साथ ये ते है, और शिफ्ट टी करेंगे तो टे लिखा जाएगा। ठीक हो गई जी बात। तो ये यानी जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ से इसको देख सकते हैं, सारी रिकॉर्डिंग के अंदर आ चुका है, ये आपके पास 1 साल तक अवेलेबल होगा, इसकी प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं। फिर भी आपसे उर्दू ना लिखी जाए तो फिर एक और सोल्यूशन मिल लो। वो ये है कि आप जाएंगे ट्रांसलेट गूगल, ट्रांसलेट गूगल पर जाकर ऑल पर क्लिक करें, और यहाँ से पहला वाला लिंक ओपन कर लें। पहला वाला लिंक ओपन करने के बाद ये आपको यहाँ से आपने क्या करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आकर इस पर क्लिक किया और यहाँ से आकर उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, क्योंकि आप लोगों ने ये असाइनमेंट बनानी है उर्दू वाली, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई थी किसी साइड, ये वाली असाइनमेंट। अच्छा, तस्वीर आपको जो सी मर्जी पीएनजी लगा दीजिएगा, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, बाकी सेम डिज़ाइन बनेगा, लोगो भी सेम होगा, ये टेक्स्ट भी आपने सेम टाइप करना है। अच्छा, अब इसमें आ रहे हैं, यहाँ पर आप अगर देखें तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये आपको कीबोर्ड दे देगा। ठीक है। ये सारा वही ए एस डी एफ। ठीक है, तो ये सारे वही चीज़ें हैं। शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो जो शिफ्ट के साथ लेटर्स या कैरेक्टर्स आते हैं वो आ जाएंगे। मैंने सपोज पाकिस्तान लिखना है तो मैंने पी प्रेस किया, अलिफ किया, काफ किया, सीन किया, ते किया, अलिफ किया और नून प्रेस कर दिया। पाकिस्तान। ये लेकिन पूरा फिक्रा मैंने आपको इसी कीबोर्ड से लिख के दिखा दिया, और अगर अब भी नहीं करेंगे तो फिर नंबर कटेंगे।
हाँ जी, ये सारी चीजें जो अभी मैंने उर्दू के हवाले से डिटेल बताई है, ये सबको समझ आ गई कि नहीं? मुझे तो लग रहा है सिर्फ नाजिया बे को समझ आई है। अच्छा, काफी सारों को आई है, ऊपर भी आई है। अच्छा, इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से हम थे इसमें, इसमें और एडमिनिस्ट्रेटर असाइनमेंट्स। मेरा ख्याल ये कल ही कर लेंगे, काफ़ी है मेरे ख्याल आज के लिए इतना। टाइम वैसे भी आ गया, करीब करीब जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी। हाँ जी, और करना है कि काफ़ी है? चलें भी, जल्दी से लेक्चर फीडबैक दें, फिर मैं इसको एंड करूँ। चलें जी, कल इंशाल्लाह 9:30 से 11:30 क्लास होगी, क्योंकि यानी जो टाइम है आफ्टर द नमाज, वो यानी इस वक्त तक 9:15 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं लोग। तो 9:30 से 11:30 या फर्दर क्लास हुआ करेगी जब तक रमज़ान है, उसके बाद फिर जो आपकी रेगुलर क्लास टाइम थी उसी के अकॉर्डिंग होगी। अल्लाह हाफिज़।